वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 8 किसान, जमींदार और राज के पार्ट 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम विशेष रूप से गांव की पंचायतें, जंगल और कबीलों की रिहाइश के साथ साथ कुछ अन्य विषय हैं, महिलाओं की स्थिति जैसे विषयों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, ये पाठ का प्रत्यय है पंचायतें और मुखिया। गांव में जो पंचायतें होती थी, कल हमने ग्रामीण समाज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि गांव में जो पंचायतें होती थी और उनका जो मुखिया होता था, उनका चुनाव कैसे होता था, उसके कर्तव्य क्या थे, ये सब हम पढ़ेंगे आज। ग्रामीण दस्तकार, ग्रामीण क्षेत्र में 16वीं 17वीं सदी में, मुगल काल में भारत में जो ग्रामीण दस्तकार थे उनकी क्या स्थिति थी। गांव एक छोटा गणराज्य होता था, ऐसा एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, वो भी हम देखेंगे कि ये उक्ति किस प्रकार कही गई है। और कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ग्रामीण समाज में जो महिलाएं रहती थीं, वो कृषि कार्यों में और दूसरे कार्यों में उनकी क्या भूमिका थी। जंगल और कबीले बसे हुए गांव के पार, जंगल और कबीलों में गांव से पार जो बसावट होती थी, उस बसावट के बारे में भी हम जानेंगे। और जंगलों में घुसपैठ किस तरह से की जाती थी, क्योंकि वहाँ के जो स्थायी निवासी वहाँ के जो होते थे, वो घुसपैठ करने में जो बाहरी लोगों की घुसपैठ को आनाकानी करते थे, तो वो घुसपैठ किस तरह से की जाती थी, वो भी अभी हम इस अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्ट शुरू होता है। गांव पंचायतें और मुखिया, अधिकार और कर्तव्य। तो देखिए कि गांव की पंचायत में अपनी संपत्ति के पुश्तैनी अधिकार वाले महत्वपूर्ण बुजुर्ग लोगों का जमावड़ा होता था। तो जो गांव की पंचायत होती थी, उसमें गांव के बुजुर्ग लोग होते थे, और वो लोग होते थे जिनकी जमीन वहां पुश्तैनी चली आ रही थी, अर्थात वो वहां के मूल बासिंदे होते थे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है गांव की पंचायत में ज्यादातर होते थे। पंचायत में अलग अलग संप्रदाय और जातियों की नुमाइंदगी होती थी, परंतु शायद नीच काम करने वाले और खेती और मजदूर के लिए कोई जगह नहीं होती थी। लेकिन पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता था। पंचायत में अलग अलग संप्रदायों और अलग अलग जातियों के लोगों की नुमाइंदगी होती थी, वो लोग भी शामिल होते थे उसमें। ठीक है, अलग अलग संप्रदायों के लोग और अलग अलग जातियों के लोग भी शामिल होते थे। ठीक है, लेकिन नीच काम करने वाले और खेतिहर मजदूर, इनके लिए कोई वहां पर जगह शायद ही होती थी, नहीं होती थी कोई जगह। ठीक है, लेकिन जब पंचायत फैसला करती थी तो फैसला सभी को मानना होता था। लेकिन नीच काम करने वाले और खेतिहर मजदूर, ये जो है पंचायत में हिस्सेदारी नहीं करते थे। लेकिन फैसला यदि इनके बारे में होता था तो वो इन्हें मानना पड़ता था। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। पंचायत जो होती थी उसका जो हेड होता था वो एक मुखिया होता था। ठीक है, और मुखिया को कहीं मुकद्दम कहा जाता था, कहीं उसे मंडल कहा जाता था। तो इस तरह से उसके कई नाम थे। ठीक है, जो पंचायत का जो हेड होता था मुखिया होता था। ठीक है, जिसका चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था, लेकिन चुनाव के बाद जमींदार से मंजूरी लेती थी। उसका चुनाव तो गांव के बुजुर्ग ही करते थे। वही बुजुर्ग जो पंचायत में जिनका जमावड़ा होता था, वही बुजुर्ग मुखिया का चुनाव करते थे। लेकिन चुनाव के बाद में वो जमींदार से उसकी अनुमति लेते थे कि भाई हमने ये आदमी चुन लिया, ये ठीक है। मुखिया का अपने पद पर बने रहना बुजुर्गों के भरोसे पर निर्भर था, अन्यथा उसे बर्खास्त कर दिया जाता था। मुखिया तभी तक अपने पद पर रह सकता था जब तक बुजुर्ग लोगों का उस पर भरोसा था। यदि उनका भरोसा किसी कारण से टूटता था तो उसे रिजाइन देना पड़ता था, उसे बर्खास्त कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो बुजुर्गों के विश्वास पर्यंत ही अपने पद पर रह सकता था।
गांव की आमदनी का खर्च हिसाब किताब मुखिया रखता था और इसमें उसकी मदद पंचायत का पटवारी करता था। गांव की जो आमदनी होती थी, गांव का जो खजाना होता था, उसकी देखभाल, उसका हिसाब किताब, ठीक है, उसको कहाँ खर्च करना है, ये सब रिकॉर्ड जो है मुखिया के पास होते थे, मुखिया ही देखता था। और इस काम में गांव का पटवारी जो है उसकी मदद करता था। गांव का एक पटवारी होता था, वो उसकी मदद करता था। पंचायत का खर्चा हर ग्रामीण के द्वारा योगदान किए गए एवं जुर्माने से प्राप्त खजाने से चलता था और कर अधिकारियों की खातिरदारी भी इसी खजाने से होती थी। ठीक है, पंचायत का खर्चा हर ग्रामीण के द्वारा योगदान किए गए जुर्माने से, ठीक है, जुर्माने से प्राप्त खजाने से चलता था। ठीक है, एक तो हर ग्रामीण के द्वारा योगदान किए गए और एक जुर्माने, दो चीजें जो है पंचायत की आमदनी का जरिया थी। ठीक है, तो इनसे चलता था। लेकिन जो कर अधिकारी आते थे गांव में, जो टैक्स वसूल करने के लिए सरकारी अधिकारी आते थे, उनकी खातर खुशामद जो की जाती थी वो भी इसी फंड से की जाती थी। ठीक है, तो गांव की आमदनी के जरिया केवल दो थे। एक तो गांव की पंचायत जब लोगों पर जुर्माना लगाती थी तो उस जुर्माने की राशि खजाने में जमा की जाती थी, एक बात। दूसरी बात, गांव के सभी लोग एक कंट्रीब्यूशन करते थे, एक योगदान देते थे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से गांव का खजाना इकट्ठा होता था। और जो कर अधिकारी गांव में आते थे उनको भी उनकी जो खातिर खुशामद होती थी वो इसी खजाने से की जाती थी। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और सिंचाई के लिए छोटे मोटे बांध और नहर जैसे सामुदायिक कार्यों के लिए इसी कोष का इस्तेमाल होता था। अब जैसे गांव में बाढ़ आ जाए या गांव में सूखा पड़ जाए या भुखमरी फैल जाए, तो ऐसे में जो ग्राम पंचायत का जो फंड होता था उसी से मदद की जाती थी। छोटे छोटे बांध सिंचाई के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए भी इसी से बनाए जाते थे। अब कहीं नाली निकालनी है, कोई छोटा पानी ले जाना है, तो उस पानी की व्यवस्था भी इसी कोष से की जाती थी। तो ये गांव पंचायत के द्वारा किए जाने वाले कार्य थे जहां पर पैसा जो है खर्च किया जाता था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से, बाढ़ है, भूखमरी है, सूखा है, ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए इस फंड का इस्तेमाल होता था। छोटे छोटे बांध बनाने, छोटी छोटी नहर निकालने के लिए इस फंड का इस्तेमाल होता था। और जो भी सामुदायिक कार्य होते थे जो सबके हित के लिए होते थे, उसमें भी इस फंड का प्रयोग किया जाता था। ग्राम पंचायत में मुखिया अधिकार और कर्तव्य। ग्राम पंचायत के मुखिया के क्या अधिकार होते थे और क्या कर्तव्य होते थे? पंचायत का एक बड़ा काम यह तसल्ली करना होता था कि सभी जातियों के लोग अपनी जाति हदों के अंदर रहें। पूर्वी भारत में शादियां मंडल की देखरेख में होती थी, लोगों का आचरण भी मुखिया की जिम्मेदारी थी। तो मुखिया का एक सबसे बड़ा काम ये था, ये देखना कि लोग जो जाति के उनके अपने काम हैं, उन कामों को ठीक से कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई आदमी अपनी जाति की हदों से बाहर निकलता था तो ये मुखिया की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसा क्यों करने दे रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो शादियां होती थी उनमें भी ये देखा था कि जातियों के जो नियम कानून हैं, जो रीति रिवाज हैं जातियों के, वो वहाँ फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। कुछ जगहों पर तो जो मंडल होते थे, जैसे बंगाल है, बिहार है, उनमें जो मंडल होते थे वो मंडलों की देखरेख में ही शादियां होती थी कि वो जाति हदों के अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो एक तो ये कर्तव्य था मुखिया का। दूसरा, पंचायत को जुर्माना लगाने और सीमित समय के लिए समुदाय से निष्कासित करने जैसे गंभीर दंड देने के अधिकार थे। पंचायत किसी अपराधी के ऊपर जुर्माना लगा सकती थी और सीमित समय के लिए उसे अपने समुदाय से निष्कासित भी कर सकती थी, उसका हुक्का पानी बंद कर सकती थी, उसको अपने क्षेत्र से निष्कासित कर सकती थी कि वो 2 साल के लिए घर से बाहर रहेगा, घर नहीं आ सकता है। तो इस तरह के जो है दंड वो जो है सुना सकती थी। इससे अपराधी अपनी जाति और पेशे से हाथ धो बैठता था। इसका मकसद जातिगत रिवाजों की अवहेलना रोकना था। जो जातिगत रीति रिवाज होते थे उनकी किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं की जा सकती थी। यदि उनकी अवहेलना होती थी तो मुखिया इस बात के लिए जिम्मेदार होता था, इसलिए मुखिया इन चीजों को बहुत बारीकी से देखता था।
अब देखो, जाति पंचायत के अधिकारों कर्तव्य, अभी तक जो पंचायत थी वो कौन सी थी? जो गांव की आम पंचायत होती थी, ठीक है, उसमें सभी जाति के लोग भाग लेते थे। लेकिन गांव में अपनी अपनी जातियों की भी पंचायत होती थी, ठीक है। जो विशेष जाति के लोग जो वहाँ रहते थे वो भी अपनी अपनी पंचायतें अलग से बनाते थे। तो उनके क्या अधिकार और कर्तव्य थे? देखो, ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति की अपनी पंचायत काफी ताकतवर होती थी। जो राजस्थान में तो अलग अलग जातियों के दीवानी फैसलों का भी निपटारा करती थी। दीवानी फैसलों, अलग अलग जातियों के दीवानी फैसलों का भी निपटारा करती थी। देखिए, जाति पंचायत जो है उसको कुछ ज्यादा ही अधिकार प्राप्त थे, ठीक है, क्योंकि वो काफी ताकतवर होती थी। और राजस्थान में तो ऐसा था कि अलग अलग जातियों की जो जाति पंचायत होती थी वो दीवानी मामले, जो जो संपत्ति से जुड़े हुए मामले होते थे, उनका भी निपटारा करती थी। और राज्य उन निर्णयों का स्वागत करता था। राज्य उन निर्णयों के अगेंस्ट नहीं जाता था, बल्कि राज्य भी उन निर्णयों को मानता था। जो जातिगत पंचायत ने जो निर्णय कर दिया संपत्ति के मामले में, अर्थात दीवानी निर्णय जो उन्होंने सुना दिए, उसे राज्य भी मानता था। तो जातिगत पंचायतों को राजस्थान में इतना महत्व दिया जाता था। जमीन से जुड़े दावेदारों के झगड़े भी वो निपटाती थी। अब एक जमीन है, उस पर कोई कह रहा है कि मेरी भी है, मेरी भी है, मेरी भी है, तो अलग अलग जो दावेदार हैं उनमें से उनके जो झगड़े हैं उनको ये जाति पंचायत ही निपटाती थी। शादियां जातिगत मानदंडों के अनुसार ये भी देखती थी। जो शादियां हो रही हैं लड़कियों की, लड़कों की, वो जातिगत जो मापदंड है उनके अनुसार हो रही है या नहीं हो रही है, यह देखना भी जाति पंचायत का काम था। तो अभी तक जाति पंचायत के काम कितने आ गए? एक तो संपत्ति के झगड़ों, संपत्ति के ऊपर झगड़ों का निपटारा करना, संपत्ति के दावेदारों का निपटारा करना, और शादी विवाह के मानदंडों को देखना। जातिगत पंचायतें गांव के आयोजन में कर्मकांडीय वर्चस्व का क्रम एवं किसको किसके ऊपर तरजीह दी जाएगी यह निर्धारित कर दी थी। यदि गांव में जातिगत पंचायत में कोई बड़ा आयोजन होता था, कोई बड़ा इवेंट होता था, कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, तो उस कार्यक्रम में कौन कर्मकांड करवाएगा यह निर्धारित करना जातिगत पंचायत का काम था। प्लस वहाँ जो अतिथि लोग आएंगे उनमें सबसे ज़्यादा महत्व किस अतिथि को दिया जाएगा, यह भी जातिगत पंचायत निर्णय लेती थी। और उसके बाद जो है प्रोग्राम होता था। तो प्रोग्राम से पहले दो बातें, यदि कोई कर्मकांड वहाँ होना है तो उस कर्मकांड को करने वाला व्यक्ति कौन होगा ये जाति पंचायत निर्धारित करती थी। प्लस उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन होगा, गांव के किस आदमी को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाएगी, ये देखने का काम भी जो है जातिगत पंचायत करती थी। फौजदारी मामलों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। फौजदारी मामले थे, यानी लड़ाई झगड़े के जो मामले होते थे, ठीक है, यदि उन मामलों को छोड़ दें, क्योंकि लड़ाई झगड़ों के मामलों में जाति पंचायतों को ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो राज्य सीधा देखता था। यदि उन मामलों को छोड़ दें तो राज्य जाति पंचायत के फैसलों को मानता था। यानी फौजदारी के मामलों को छोड़ करके ज्यादातर जाति पंचायत जो निर्णय लेती थी उसे राज्य भी मानता था। राजस्थान और महाराष्ट्र के दस्तावेजों में निचले तबके के लोगों की ऐसी शिकायतें दर्ज हैं जिनमें ऊंची जाति और राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर उगाही और बेगार वसूली जैसी बातें हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें जो निचले तबके के लोगों की ऐसी शिकायतें हैं कि ऊंची जाति के लोग उनसे जबरन कर वसूली करते हैं और जबरन उनसे बेगार लेते हैं, और यही राज्य के अधिकारी भी उनका साथ देते हैं। तो राज्य के अधिकारी और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ ये सामूहिक रूप से जातिगत जो पंचायत होती थी ये शिकायत भी करती थी। और शिकायतें दो चीजों की होती थी, एक तो कर वसूल करने की, एक बेगार लेने की। बेगार लेने की और कर वसूल करने की, ये दो शिकायतें ज्यादातर होती थी। तो राजस्थान और महाराष्ट्र में जो दस्तावेज मिले हैं उनमें ऐसे रिकॉर्ड हैं कि लोगों ने, निचले तबके के लोगों ने सामूहिक रूप से शिकायत की है।
ग्रामीणों की शिकायतों के विषय व फैसले। अब देखो ग्राम ग्राम में शिकायतें किस तरह की जाती थी, क्या क्या शिकायतें की जाती थी ग्राम के लोगों के द्वारा, ठीक है। तो वो देखिए आपके कौन कौन से मसले ऐसे होते थे जिनके ऊपर ग्राम के लोग शिकायत करते थे, और फिर उन पे ऊपर फैसला क्या होता था, ठीक है। दो बातें, शिकायत किस तरह की होती थी एक बात, दूसरी बात उस शिकायत के ऊपर फैसला क्या होता था, ये बात भी देखने की है। तो देखिए, राजस्थान और महाराष्ट्र के संकलित दस्तावेज यह बताते हैं कि निचले तबके के लोग सामूहिक तौर पर ऐसी अर्जियां देते थे जिनमें ऊंची जाति और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जबरन कर वसूली और बेगार वसूली की शिकायत होती थी। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, राजस्थान और महाराष्ट्र में जो रिकॉर्ड मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें ऐसी शिकायतें हैं। निचले तबके के लोग ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें सामूहिक रूप से देते थे कि उनसे जबरन कर वसूली की जा रही है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, उनसे बेगार वसूली की जा रही है, बेगार के लिए उनको दंडित किया जा रहा है, उनसे बेगार ली जा रही है। तो ये दो चीजें, एक तो जबरन कार्रवाई, दूसरा बेगार वसूली। तो इन दोनों चीजों के लिए वो ऊंची जाति और सरकारी अधिकारी दोनों के खिलाफ शिकायत करते थे। समझ में आ गया। तो निचली जाति के जो लोग थे उनके मुख्य मुद्दे ये थे कि उनसे जबरन कर वसूली की जाती थी और उनसे बेगार वसूली की जाती थी, बेगार करवाई जाती थी। सूखा और दूसरी आपदाओं के दौरान ज्यादा कर की वसूली को नैतिक दृष्टि से अवैध मानकर संभ्रांत समूहों की मांगों के खिलाफ विरोध जताते थे। यदि किसी क्षेत्र में सूखा पड़ गया है या अन्य कोई आपदा आ गई है जिससे कृषि उत्पादन कम हुआ है, तो ऐसे में उनसे कर वसूल करने के लिए जो जबरन जो उनके साथ व्यवहार किया जाता था, वो इस बात को नैतिक अपराध मानते थे। उनका वो ऐसा मानते थे कि उनकी ये नैतिकता है कि यदि फसल पैदा नहीं हो रही है तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए तो कम से कम उनके घर पर बचना चाहिए। तब तभी तो वो कर अदा करेंगे जब उनके पास उनके घर के उपयोग से ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है। वो इसे अनैतिक मानते थे कि यदि सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, ठीक है, या बाढ़ आ गई है, तो ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा है जिससे खेती का उत्पादन प्रभावित हुआ है, तो पहले ये देखते थे कि उसके अपने जो घर की आवश्यकता है उसके लिए बच रहा है या नहीं। यदि उसके लिए नहीं बचता था तो वो कर अदा करने को अनैतिक मानते थे, ठीक है। और उनकी मांगों के खिलाफ विरोध जताते थे क्योंकि जिंदा रहने के लिए न्यूनतम बुनियादी साधनों पर उनका परंपरागत हक था। क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जिंदा रहने के लिए उनके पास इतना सामान तो बचना ही चाहिए, इतना उत्पादन तो उनके पास बचना ही चाहिए जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसलिए ऐसी शिकायतें बहुत होती थी और इन शिकायतों के ऊपर फैसले भी लिए जाते थे। फैसले क्या लिए जाते थे वो देखिए। निचली जाति के किसानों और राज्य अधिकारियों और जमींदारों के बीच अधिक कर उगाही के मामलों में पंचायत ज्यादातर समझौते का सुझाव देती थी। जब पंचायतों में इस तरह के मामले जाते थे कि उनसे अधिक कर वसूला जा रहा है, उनसे बेगार करवाई जा रही है, तो ऐसे मामलों में पंचायत क्या करती थी, वो कहती थी भाई आप उन अधिकारियों के पास जाओ, संभ्रांत लोगों के पास जाओ और उनसे समझौता करो कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना नहीं दे सकते, इतना उत्पादन हमारे पास नहीं हुआ है। तो इस तरीके से अब पंचायत भी इन अधिकारियों के विरोध में, राज्य के विरोध में और संभ्रांत लोग जो जमींदार वगैरह होते थे उनके विरोध में निर्णय नहीं देती थी। पंचायत का निर्णय यही होता था कि आप उनके साथ मिल बैठ करके समझौता करो, ठीक है। यदि किसी प्रकार से समझौता नहीं होता था तो किसान ज्यादा उग्र रूप अपना लेता था, और ज्यादा उग्र रूप अपना लेता था तो वो क्या करता था, गांव को छोड़ करके भाग जाता था। अब ना उसे टैक्स देना है और ना कोई उसे वसूल सकता था, तो इस तरह से वो गांव को छोड़ करके भी भाग जाते थे। और यह बात तो बाबर ने बाबरनामा में भी कही है कि जंगल जो है ऐसे आश्रय स्थल हैं जो लोगों को कर अदायगी से छूट दिलाते हैं। अर्थात जो लोग कर अदायगी नहीं करना चाहते थे
या नहीं कर पाते थे, वो जंगल में भाग जाया करते थे और वहीं छिप जाया करते थे ग्रामों को छोड़ करके। इस तरह का बाबर ने बाबरनामा में भी जंगलों के बारे में कहा है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि समझौता न होने पर यदि पंचायत के निर्णय समझौता करने का जो सुझाव पंचायत देती थी, वो राज्य के अधिकारियों और संभ्रांत लोग जमींदारों के बीच में यदि समझौता, जमींदार और राज्य के अधिकारियों के साथ यदि किसानों का समझौता नहीं होता था, तो किसान जो है वो गांव छोड़ करके भाग जाया करते थे। अब देखिए ग्रामीण दस्तकार, दस्तकार मीन्स हाथ का काम करने वाले, कृषि से अन्य हट करके काम करने वाले, कृषि उत्पादन से अलग हट करके काम करने वाले लोग दस्तकार कहलाते थे, जो हाथ से ही अपनी दूसरी चीजें, उपयोग की वस्तुएं बनाया करते थे, उनको दस्तकार कहते थे। तो ये गांव में रहने वाले दस्तकार जो थे उनको ग्रामीण दस्तकार कहा जाता था। तो अब उनके बारे में देखिए, अंग्रेजी शासन के सर्वेक्षण और मराठा दस्तावेज ये बताते हैं कि गांव में दस्तकार लोगों के घरों की संख्या लगभग 25% थी। किसान और इन दस्तकारों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक रोचक पहलू थे। 25% जनसंख्या लगभग गांव में दस्तकारों की होती थी, ठीक है, जो कृषि उत्पादन से हट करके दूसरे उत्पादन या सेवाएं देते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग गांव में लगभग 25% हुआ करते थे, ऐसा मराठा दस्तावेज भी बताते हैं और अंग्रेजी शासन का जो सर्वेक्षण होता है वो भी इन बातों को बताते हैं। गांव के किसान और इन गांव के दस्तकारों के बीच जो लेन देन की बातें होती थी उसके भी काफी रोचक पहलू हैं, ये रिकॉर्ड बताते हैं। गांव में किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल था, क्योंकि यह वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ खेती का काम भी करते थे। तो गांव में जो भी दस्तकार होते थे उनमें और किसानों के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जो दस्तकार होते थे वो कृषि कार्य में भी लगते थे, कृषि कार्य भी करते थे वो। तो उनमें ये कौन सा दस्तकार है और कौन सा किसान है, ये जो है देखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और होता क्या था, जब कृषि कार्य नहीं हो रहा होता था, जब कृषि में मजदूरों की जरूरत नहीं होती थी, उस समय पर दस्तकार लोग अपनी दस्तकारी के उत्पादन और सेवाएं दिया करते थे, ठीक है। तो इसलिए बाहर के लोगों को ये पता नहीं चलता था कि कौन सा किसान है और कौन सा दस्तकार है। अब देखिए ये सुनार है, ये भी एक प्रकार का दस्तकार है गांव का, ठीक है। तो ये अपने काम में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये कुछ तौल कर रहा है वस्तुओं की, और यहाँ पर ये वस्तुओं को रख रहा है, निकाल रहा है, आभूषण वगैरह हैं। तो गांव का ये एक दस्तकार है जो अपने काम में व्यस्त है। अब देखिए ग्रामीण दस्तकारों में कौन कौन होते थे, रंगरेजी होते थे। रंगरेजी कहते हैं उनको जो कपड़ों को रंगा करते थे, ठीक है, अलग अलग रंगों में कपड़े जो है रंगते थे, वो उन्हें रंगरेज कहते थे। कपड़े पर छपाई करने का काम, कपड़ा बन गया अब उस पर छपाई करनी है तो उसका काम। मिट्टी के बर्तनों को बनाना और पकाना, मिट्टी के जो बर्तन होते थे जैसे कुम्हार करता है, ठीक है, तो ये दस्तकार है, कुम्हार भी एक दस्तकार होता है, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तनों को बनाना और प्लस उन्हें पकाना, ये काम भी कुम्हार दस्तकार का होता था। खेती के औजारों को बनाना या मरम्मत करना, खेती के औजारों को बनाना या मरम्मत करना, ये लोहार का भी काम था और बढ़ई का भी काम था। बढ़ई नाई और सुनार का काम, नाई लोगों की सेविंग वगैरह करता था, हेयर कटिंग करता था, और सुनार का काम, सुनार जो है उनके लिए आभूषण वगैरह बनाता था। तो उन महीनों में करते थे जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती थी, अर्थात जब खेती में मजदूरों की जरूरत नहीं होती थी जिस समय पर, उस समय ये लोग इन कामों को करते थे। इन सेवाओं के बदले गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीके से अदायगी, जैसे फसल का हिस्सा, तो गांव के लोग इन सेवाओं के बदले उन्हें क्या देते थे, अपनी फसल के उत्पादन का कुछ हिस्सा दे देते थे, जमीन का कोई टुकड़ा दे देते थे कि ले भाई तू इसे कर खा, और इससे गांव की पंचायत तय करती थी कि भाई इसको क्या दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो गांव की पंचायत में भी ये विषय जाता था
कि ये लोग जो सेवा कार्य कर रहे हैं इनको क्या दिया जाना चाहिए। तो गांव की पंचायत जो निर्णय करती थी कि भाई इनको कृषि उत्पादन में हिस्सा दे दो या इनको जमीन का कोई टुकड़ा दे दो जिससे अपना ये कर खाएं। तो इस तरीके से गांव की पंचायत का निर्णय जो होता था वही सब लोगों को मान्य होता था। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मीरास या वतन बन गई जिस पर उनका पुश्तैनी अधिकार था। और महाराष्ट्र में जो उनकी सेवा के बदले दी गई जमीन थी किसानों के द्वारा, संभ्रांत लोगों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, उनकी सेवा के बदले में शिल्पकारों को जो जमीन दी जाती थी वो जमीन उनकी मीरास बन जाती थी। ठीक है, यानी पुश्तैनी अधिकार उस पर उनका हो जाता था। तो महाराष्ट्र में ऐसे रिकॉर्ड हैं कि दस्तकारों के पास जो जमीन है वो उनकी मीरास हो जाती थी, यानी पुश्तैनी अधिकार उस पर उनका हो जाता था। अब देखिए ये कपड़ा बुनाई का काम हो रहा है गांव में, ये कपड़े बुने जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रंगाई छपाई हो रही है और दूसरे कार्य हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये मुगल काल का एक चित्र है जिसमें कपड़ा बुनाई का काम पूरी तरह से दिखाया गया है कि उसमें क्या क्या होता था, कौन कौन लोग उसमें लगते थे। ठीक है, यह लेन देन की व्यवस्था बंगाल में बदले हुए रूप में मिलती है, यानी किसान और दस्तकार, दस्तकारों को उनकी सेवा के बदले में किसान लोग जो देते थे, जमींदार लोग जो देते थे, तो ये बंगाल में अलग रूप में है। जमींदार शिल्पकारों की सेवाओं के बदले में रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। बंगाल में ये थोड़ा अलग हटके था, वो उनको रोज का भत्ता देते थे कि भाई तू काम कर रहा है, चल रोजाना तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, और उसे खाने के लिए पैसे भी देते थे। ठीक है, तो इसको जजमानी कहा जाता था, इसको जजमानी कहा जाता था, यानी शिल्पकार को उसकी सेवा और उसकी मेहनत के बदले में जो बंगाल में जमींदारों के द्वारा दिया जाता था उसे जजमानी कहते थे। इससे पता चलता है कि किसान और शिल्पकारों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के फेरबदल के साथ साथ नगद अदायगी का भी प्रचलन था। तो किसान और शिल्पकारों के बीच में वस्तुओं का तो अदला बदली होती ही थी, जैसे किसान अपना उत्पादन उन्हें दे देता था, ठीक है, जो भी उसके खेत में पैदा होता था वो किसान उसको दस्तकार को दे देता था, क्योंकि दस्तकार को भी अपने घर के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत थी तो वो उन्हें दे देता था। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे भी उदाहरण हैं कि वो नगद भी उन्हें अदा किया जाता था। तो नगदी का भी प्रचलन जो है गाँव में हो गया था दस्तकारों को अदा करने के लिए। भारत का गांव एक छोटा गणराज्य, तो आपने अभी देखा कि शिल्पकार क्या क्या वस्तुओं का उत्पादन करते थे और किस तरह से किसान उन्हें अदा करते थे, किस तरह से किसान में और शिल्पकार में भेद करना मुश्किल था, ये सब बातें अभी आपने देखी। अब आप देखिए कि भारत का गांव एक छोटा गणराज्य, गणराज्य क्या होता है? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए जो होती है उसे गणराज्य कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जनता का जो हेड है वो जनता के द्वारा चुना जाए उसे गणराज्य कहते हैं। तो अब ये देखिए दोनों प्रकृति की परिभाषा यहाँ पे है कि नहीं है। 19वीं सदी के अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते हैं, यानी वहाँ जो भी संसाधन है जिनसे कुछ उत्पादन होता है उनका, और प्लस उसमें लगने वाले श्रम का बंटवारा जो है भाईचारे के साथ होता है सामूहिक स्तर पर। गांव में सामाजिक बराबरी नहीं होती, संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती है लेकिन जाति और लिंग के आधार पर गहरी विषमताएं होती हैं। गांव में सामाजिक बराबरी नहीं होती क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, ठीक है, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, पुरुष, महिलाएं, ठीक है, तो बड़े जमींदार और छोटे किसान। तो इस तरह से बहुत सारी विषमताएं गांव में होती थी, जाति के आधार पर भी होती थी और लिंग के आधार पर भी होती थी, यानी स्त्री पुरुष के बीच में भी अंतर होता था। कुछ ताकतवर लोगों को न्याय करने का अधिकार मिला था, फिर भी वो कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। जो ताकतवर लोग थे वो न्याय करने के अधिकारी थे, उनको ये अधिकार दिया जाता था कि वो न्याय करें, लेकिन फिर भी वो कमजोर वर्ग के लोगों का शोषण करते थे, उनसे बेगार लेते थे इस काम के लिए, ठीक है।
तब वो जो न्याय होता था वो उसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता था कि भाई उसके साथ न्याय किया गया है। शोषण ही होता था एक तरह से निचले तबके के लोगों का। गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में नगद के रिश्ते फैल चुके हैं, जैसे कर की अदायगी, दस्तकारों को भुगतान तथा कपास, रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें पैदा करने वाले किसानों का भुगतान भी नगद में होता था। ठीक है। गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से अब गांव और शहर में व्यापार भी होने लग गया। किन वस्तुओं का? कपास का, रेशम का, नील जैसी व्यापारिक वस्तुओं का। ठीक है। तो इसमें जो कर की, अब किसान के पास में नगद पैसा आने लग गया, तो नगद पैसे से वो कर की अदायगी भी करता था, और जो दस्तकार होते थे, जो उनको सेवाएं देते थे, उनको भी भुगतान वो नगद में करता था। ठीक है। तो नगद उनके पास बाजार से आता था और वो उसे देते थे। ठीक है। गांव के सुनार या शराब लोग मुद्रा की फेर बदल करते हैं और अपने हिसाब से मुद्रा की कीमत तय करते हैं। तो गांव में सुनार जो है, सुनार तो हमेशा से ही बदनाम है। गांव में जो सुनार लोग होते थे वो मुद्रा की कीमत अपने हिसाब से लगाते थे, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्या है, अनपढ़ हुआ करते थे, वो हिसाब किताब नहीं जानते थे। तो जब वो सुनार के पास किसी काम के लेन देन के लिए जाते थे, तो सुनार अपनी मुद्रा की कीमत अपने हिसाब से लगाता था। ठीक है। क्योंकि किसान को तो इस बात का पता नहीं होता था। इस प्रकार अनपढ़ किसानों का शोषण सुनार लोग बहुत किया करते थे। यानी सुनार लोग सेवक थे और किसानों के सेवक थे, किसानों को सेवाएं देते थे, लेकिन उनसे जब वो अपनी सेवा के बदले जब भुगतान लेते थे या उनको एक्सचेंज करते थे, यानी उनको मुद्रा का विनिमय करते थे, तो वो अपनी मुद्रा की कीमत अलग लगाते थे। 16वीं 17वीं सदी के कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी? 16वीं 17वीं सदी का जो कृषि समाज था उसमें महिलाएं क्या काम करती थी वो देखिए। छोटी ग्रामीण इकाइयों और किसान की निजी खेती का विकास हुआ तो घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। ऐसे में लिंग भेद के आधार पर भेद करना मुश्किल हो गया और महिलाएं घर से बाहर काम करने लगी। छोटी ग्रामीण इकाइयों और किसान की निजी खेती का विकास हुआ तो घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद। तो जो घर परिवार के संसाधन थे, जब किसान के पास निजी भूमि आ गई तो वो अपने परिवार के लोगों को ही कृषि कार्य में लगाने लगा और उसके परिवार के सभी लोग कृषि कार्यों में लगने लगे। तो जो संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद थी उसमें लिंग भेद खत्म हो गया। महिलाएं क्या काम करेंगी, क्या नहीं करेंगी, ये जो लिंग भेद था ये बिल्कुल खत्म हो गया और सभी परिवार के सभी लोग जो है अपना श्रम जो है कृषि उत्पादन में लगाने लगे। तो महिलाओं के रजस्वला होने पर उत्पादन के साधनों जैसे हल, कुम्हार का चाकू छूना और पान के बागानों में घुसना प्रतिबंधित हो जाता था। जब महिलाएं रजस्वला होती थी तो उस समय उन्हें अपवित्र माना जाता था। तो वो न तो पान के बागानों में घुस सकती थी और दूसरा जो चाक होता था किसान का, ना उसे छू सकती थी, ना हल को छू सकती थी, क्योंकि ये सभी चीजें जो है क्या होते थे, उत्पादन के साधन होते थे ये। ठीक है। और रजस्वला महिलाओं के छूने से ये जो है गंदे हो सकते थे, इसलिए उनको इस काम के लिए मनाही की जाती थी। महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। जैसे मर्द खेत जोते थे, हल चलाते थे, महिलाएं बुवाई, निराई, कटाई और गहाई का काम करती थी। तो महिलाएं परिवार का श्रम लगना है, ज्यादातर आत्मनिर्वाह कृषि है, तो आत्मनिर्वाह कृषि में श्रम कहाँ से आएगा, परिवार का श्रम होगा। तो जब परिवार का श्रम लगना है तो महिलाएं और पुरुष जो है साथ साथ काम करते थे। पुरुषों के काम खेत की जुताई करना था, गुड़ाई करना था, लेकिन महिलाओं का काम निराई करना, बुवाई करवाना, कटाई करना और गहाई का काम करना, ये जो है महिलाओं के काम होते थे। अब देखिए ये एक गांव का दृश्य है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि महिलाएं क्या काम करती थी और पुरुष क्या काम करते थे। देखिए ये जानवर हैं, इन जानवरों की देखभाल पुरुष कर रहा है और घर के काम जैसे मूसल चलाना, कताई करना,
बुनाई करना, ये काम जो है ज़्यादातर महिलाएं कर रही हैं। तो ये ग्रामीण दृश्य है जिसमें दिखाया गया है कि महिलाएं क्या क्या काम कर रही हैं और पुरुष क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। सूत काटना, बर्तन बनाना, मिट्टी को साफ करके गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे उत्पादन कार्य महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। सूत काटने का काम महिलाएं अपने फुर्सत के क्षणों में किया करती थी। ठीक है। बर्तन बनाने का काम महिलाएं करती थी। ठीक है। बर्तनों पर जो डिजाइन बनती थी उसे महिलाएं बनाती थी, और मिट्टी को साफ करके उसे गूंथने का काम भी महिलाएं करती थी। यानी कुम्हार जब बर्तन बनाता था उससे पहले महिलाओं का काम होता था कि वो मिट्टी को गूंथती थी। ठीक है। और जब बर्तन बन जाता था चाक पे, तो फिर उसको वो जो है उस पर जो डिजाइन बनाने का काम था वो भी महिलाओं का था। कपड़ों पर कढ़ाई जैसे उत्पादन कार्य महिलाओं के जिम्मे होते थे। अब कपड़ों पर भी किसी तरह की कढ़ाई करनी है तो वो भी महिलाएं सुई से लेकर के उस काम को करती थी। तो महिलाओं के काम भी निर्धारित थे पूरी तरह से। महिलाएं फुर्सत में नहीं बैठती थी, बहुत मेहनत करती थी वो भी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। महिलाएं न केवल किसानों और शिल्पकारों के साथ बल्कि नियोक्ता के घर और बाजारों में भी जाती थी। तो कोई भी वस्तु जिसकी ज़्यादा डिमांड होती थी, ठीक है, जिसको बाजार में ज़्यादा जिसको तरजीह दी जाती थी, जिसकी मांग ज़्यादा होती थी, ऐसी वस्तुओं के कार्यों में महिलाओं के श्रम की आवश्यकता होती थी। अर्थात महिलाओं को इस कार्यों के लिए बुलाया जाता था, और महिलाएं जो है वो बाजार भी जाती थी और नियोक्ताओं के घर भी काम करने के लिए जाती थी। जो भी उन्हें काम के लिए रखता था उस सब कामों को वो करती थी। श्रम आधारित समाज होने के कारण महिलाओं की बच्चे पैदा करने की काबिलियत एक संसाधन के रूप में देखी जाती थी, क्योंकि श्रम की महत्ता थी। श्रम ज़्यादा चाहिए, श्रम ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बच्चे चाहिए, और ज़्यादा बच्चे जो महिला पैदा करती थी, तो इसलिए महिलाओं की बच्चे पैदा करने वाली जो काबिलियत होती थी उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता था, क्योंकि श्रम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब क्या होता था, अब महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ता था? कुपोषण। महिलाओं से काम तो लिया जाता था लेकिन उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता था, तो उनके कुपोषण होता था। बार बार माँ बनती थी वो। ठीक है। और प्रसव के वक्त मौत, जब उनके बच्चा पैदा होता था तो कई बार उनकी मौत भी हो जाती थी। ठीक है। तो इस वजह से शादीशुदा महिलाओं की कमी हो गई थी। ठीक है। क्योंकि ये सब काम तो शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती थी, माँ भी वही बनती थी, प्रसव के वक्त मौत भी उन्हीं की होती थी। ठीक है। तो इससे किसान और दस्तकार समाज में अब दहेज मांगने की प्रथा खत्म हो गई थी। ठीक है। क्योंकि महिलाओं की कमी थी, तो महिलाओं की कीमत अदा की जाती थी। यानी शादी से पहले लड़की की कीमत अदा की जाती थी, न कि दहेज लिया जाता था। तो ऐसी परिस्थितियां जो है कुपोषण के कारण, ज़्यादा बच्चे पैदा करने के कारण, ठीक, और प्रसव के समय मौत होने के कारण महिलाओं की संख्या कम हो गई थी इस वजह से। अब देखिए ये महिलाओं के कार्य हैं। महिलाएं जो है फतेहपुर सीकरी का जब निर्माण हुआ था मुगल काल में, अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी बनवाई थी, ठीक है, तो उस समय पर महिलाएं जो है पत्थर तोड़ने का काम कर रही हैं। आप देखिए ये पत्थरों को तोड़ा जा रहा है गारा वारा बनाने के लिए, तो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। प्लस यहाँ पर आप देखिए महिलाएं बोझा उठाने का काम कर रही हैं। ठीक है। तो जब इस तरह के निर्माण कार्य होते थे तो अड़ोस पड़ोस के गांव से महिलाओं को बुलाया जाता था। ठीक है। और वो महिलाएं जो है हर प्रकार के कार्य करती थी, जैसे आज करती हैं राजगिरी का काम और बेलदार का काम, जैसे आज महिलाएं करती हैं, इसी तरीके से वो मुगल काल में भी करती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को अहमियत दी जाती थी और उन पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा काबू रखा जाता था। बेवफाई की शक पर भयानक दंड दिए जाते थे। महिलाओं की प्रजनन शक्ति यानी बच्चे पैदा करने की जो शक्ति होती थी उसको काफ़ी अहमियत दी जाती थी। ठीक है। और परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा उन पर काबू रखा जाता था। उनके चरित्र को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता था, और यदि महिलाएं बेवफाई करती थी
यानी किसी दूसरे मर्द के साथ वो अपना संबंध बनाती थी, अपने आदमी को छोड़ करके दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती थी, तो ऐसे जब शक हो जाता था उसके, तो उसको भयानक दंड भी दिए जाते थे महिलाओं को। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति आप देख लीजिए किस तरह से है। अगला, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त हैं, यानी महाराष्ट्र और राजस्थान के जो, गुजरात के जो दस्तावेज हैं, उनमें कुछ ऐसी दरखास्त भी हैं जहां महिलाएं पतियों की बेवफाई, पत्नी और बच्चों की अनदेखी आदि की शिकायतें पंचायत में करती थी। यदि कोई मर्द जो है यदि बेवफा निकल आए या वो अपने परिवार का ध्यान न रखे, ठीक है, तो ऐसे में महिलाएं जो है शिकायत करती थी उस पंचायत में। तो पंचायत में उन महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि उस पुरुष का ही नाम लिखा जाता था जिसकी वो पत्नी होती थी, या जिसकी वो माँ होती थी, या जिसकी वो बेटी होती थी। ठीक है, तो ऐसे में महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता था, बल्कि उस पुरुष का ही नाम लिखा जाता था जिसकी वो शिकायत करती थी। भूमिहार संप्रांतों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति में हक मिला होता था। जो संभ्रांत परिवार होते थे, ठीक है, जो बड़े जमींदार होते थे, उनमें महिलाओं को संपत्ति में हक मिलता था। ठीक है, और पंजाब में पुश्तैनी संपत्ति, यानी जो परंपरा से चली आ रही संपत्ति होती है उसे पुश्तैनी कहते हैं। तो पुश्तैनी संपत्ति के बिक्री संबंधी मामलों में उनकी सक्रिय हिस्सेदारी होती थी। ठीक है, पंजाब में ऐसा होता था। संभ्रांत जो भूमिहार होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके यहाँ जो भूमि होती थी उस पर जो पुश्तैनी भूमि होती थी, यानी उनके दादा परदादाओं से चली आ रही जो होती थी, उसमें महिलाओं का भी अधिकार होता था। ठीक है, हिंदू और मुसलमान दोनों ही महिलाओं में उत्तराधिकार में मिली जमींदारी को बेचने अथवा गिरवी रखने जैसे कार्यों के लिए स्वतंत्र थी। ठीक है, जो संपत्ति उन्हें मिलती थी वो उसे बेच भी सकती थी, गिरवी भी रख सकती थी। बंगाल में महिला जमींदार होती थी। 18वीं सदी में सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक राजशाही की जमींदारी एक स्त्री संभालती थी। बंगाल में जो राजशाही की जमींदारी थी उसको एक स्त्री ही संभालती थी। तो महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ये अधिकार संभ्रांत परिवारों की महिलाओं को प्राप्त थे। ठीक है, जो मजदूर वर्ग की महिलाएं होती थी वो तो प्राय अपनी शिकायत से ही अपना गुजर बसर करती थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के निर्माण के समय महिलाएं पत्थर तोड़ने के काम और बोझा ढोने के काम में आसपास के गांवों से बुलाई जाती थी। तो महिलाओं से मजदूरी के काम भी लिए जाते थे और महिलाएं जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इन कामों को करना स्वीकार भी करती थी। अब देखिए, ये एक महिला है जो सूत कात रही है। तो महिलाओं को कभी भी आराम से बैठने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है, ये सूत काटती हुई एक महिला है। अब देखिए, ये महिला है जिसने अपनी मिठाई की दुकान खोल रखी है। ठीक है, और मिठाई की दुकान पर ये मिठाई बेच रही है। तो महिलाएं इस तरह के कृषि कार्य ही नहीं करती थी, बल्कि दूसरे कार्यों में भी संलग्न रहती थी। ठीक है, अब जंगल और कबीले। अब तक आपने देखा कि गांव की पंचायत, जाति पंचायत, महिलाओं की स्थिति। ठीक, अब आप देखिए कि जंगल और जंगलों में रहने वाले जो कबीले थे उनकी क्या स्थिति थी। ग्रामीण भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़ दे तो बसे हुए लोगों की खेती के अलावा जमीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियों से घिरे थे। गांव में उत्तर के मैदानों को छोड़ दे और उत्तर पश्चिम के मैदानों को छोड़ दें तो ज्यादातर जमीन जो है वो जंगलों में घिरी हुई होती थी। लगभग ऐसा मानते हैं कि मुगल काल में लगभग 40% जमीन पर जंगल थे, 40% पर, जो आजकल 18 और 19% रह गए हैं केवल। ठीक है, तो मुगल काल में लगभग 40% जमीन जो है वो जंगलों के अंदर घिरी हुई थी। ज्यादातर जंगल झारखंड आज भी वहीं पे है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर क्षेत्र में नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों पर फैले हुए थे, जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 40% भाग था। ठीक है, तो जहां पर आज जंगल है वहीं पर उस समय पर भी जंगल थे। जंगल में रहने वाले जंगली लोग बिल्कुल असभ्य नहीं होते थे। जंगलियों के बारे में कहा जाता है कि वो तो असभ्य लोग होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जंगली लोग
पूरी तरह से असभ्य नहीं होते थे। यह अपना गुजारा जंगल के उत्पाद, शिकार और स्थानांतरीय कृषि से करते थे। जंगल में जो भी उत्पादन होता था वो उसे बाजार में ले जाकर के बेचते थे, उससे अपना गुजारा करते थे। शिकार करते थे, उससे अपना गुजारा करते थे। और स्थानांतरीय खेती, जंगल को काटा, खेती की, 1-2 साल उस पर उत्पादन अच्छा हुआ, ठीक है, और तो उसे खुला छोड़ दिया, फिर दूसरा जंगल काटा और वहां पर खेती की। तो इस तरह की जो खेती होती थी इसको स्थानांतरीय कृषि कहते थे। तो ये जंगल के निवासियों की एक मुख्य हॉबी थी इस कार्य को करना। अब देखिए, ये जंगल का सीन है जिसमें शासक वर्ग जो है जंगल में घुसने का प्रयास करते थे, यानी ये बाहर के लोग थे और ये जंगल में घुसा करते थे। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां जो है नील गाय का शिकार कर रहा है। देखिए, ये शाहजहां बैठा हुआ है, उसके हाथ में बंदूक है और ये नील गाय है, उसके साथ तमाम उसके लाव लश्कर है। तो इस तरीके से वो शिकार कर रहा है, ये दिखाया गया है इसमें। तो शासक लोग या बड़े वर्ग के लोग जो है जंगलों में शिकार के बहाने घुसा करते थे, ठीक है। यह मौसम के मुताबिक काम करते थे। कौन? जंगली लोग मौसम के मुताबिक काम करते थे। जैसे बसंत में क्या करते थे, जंगल के उत्पाद इकट्ठे करते थे, उसको बाजार में बेचते थे। गर्मियों में मछली पकड़ करके अपना गुजारा करते थे। मानसून के महीनों में खेती करते थे अपनी जगह पर, और शरद और जाड़े के महीनों में शिकार करते थे, उससे अपना गुजारा करते थे। तो जो जंगल के निवासियों का जो काम करने का तरीका था वो मौसम के हिसाब से था। हर मौसम में वो अपने हिसाब से काम करते थे। यह लोग गतिशील होते थे और लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। जंगली लोग कभी स्थिर नहीं रहते थे, उनकी खेती ही स्थिर नहीं थी, स्थानांतरीय खेती थी उनकी। तो इसलिए ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, स्थायी रूप से नहीं रहते थे। राज्य के लिए जंगल और उलटफेर वाला क्षेत्र था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा, आवास था। जो समय के राज्य होते थे, जो राजा लोग होते थे और उनके जो अधिकारी लोग होते थे, उस समय जो सत्ता होती थी, उसमें जो बदमाश लोग होते थे वो बदमाशी करने के बाद अधिकारियों, पुलिस अधिकारी उन्हें न पकड़ ले, इसलिए वो जंगल में भाग जाया करते थे। तो जंगलों को जो है इन लोगों का अड्डा माना जाता था कि बदमाश लोग जो है जंगल में रहते हैं। बाबर ने बाबरनामा में भी यह कहा है कि जंगल के कारण लोग कड़े विद्रोही हो जाते हैं और कर अदा करने से भी मुकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उनके पास अदायगी के लिए कुछ धनराशि नहीं है या कोई उत्पादन नहीं है और सरकारी अधिकारी उनसे कर मांग रहे हैं, तो वो जो है जंगल में भाग जाते थे और कर अदा नहीं कर पाते थे। जंगल में बाहरी ताकत कई तरह से घुसती थी, जैसे मैंने अभी दिखाया। बाहरी ताकत कौन थी? राज्य का कौन था? शाहजहां। शाहजहां जंगल में कैसे घुसा? शिकार करने के बहाने से। तो जैसे राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, तो वो जंगल में हाथियों को पकड़ने के लिए जाते थे, ठीक है। राज्य के लोग शिकार का अभियान करते थे, चलो भाई शिकार खेल के आते हैं, इस बहाने से वो घुसते थे। तो इस प्रकार से शासक वर्ग लोगों की समस्या और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। जब वो लोग वहां जाते थे तो वो जंगल के निवासियों से मिलते थे और जंगल के निवासी उन्हें अपनी समस्याएं बताते थे, ठीक है। तो इस तरीके से राज्य जो है जंगल में घुसता था, ठीक है, इन बहानों से, शिकार करने के बहाने से, हाथी पकड़ने के बहाने से, ठीक है, वो जाता था। वाणिज्य खेती का असर जंगल वासियों की जमीन जिंदगी पर भी पड़ा। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम, लाख, इन चीजों की शहर में बहुत मांग होती थी, ठीक है। और हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे, ठीक है। तो ये देखिए, ये शहर जंगल के उत्पाद हैं, शहद, मधु, मोम, लाख, हाथी। तो व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। पंजाब का लोहानी कबीला अफगानिस्तान के साथ साथ गांव और शहरों के बीच व्यापार करता था। पंजाब का एक लोहानी कबीला था जो अफगानिस्तान अफगानिस्तान से भी व्यापार करता था और साथ ही साथ गांव और शहरों के लोगों के साथ भी व्यापार करता था। यानी वो जंगल के उत्पाद इकट्ठा करता था और उनको बाजार में बेचता था, लोहानी कबीला।
कई कबीला सरदार जमींदार तो कई राजा भी बन गए थे। यानी जंगलों में रहने वाले जो कबीले थे उनके बहुत सारे सरदारों के ऐसे प्रमाण हैं कि वो जमींदार भी बन गए थे और राजा भी बन गए थे। वो अपने ही लोगों से अपनी सेना में सिपाही और घुड़सवार भर्ती करते थे, ठीक है। लेकिन वो जब ये बन जाते थे तो वो बाहर के लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं बनाते थे, बल्कि अपने ही लोगों को अपने यहाँ एम्प्लॉय बनाते थे। और सिंध प्रांत में तो एक कबीले की सेवा में 6,000 घुड़सवार और 7,000 पैदल सिपाही थे। यानी एक कबीला इतना शक्तिशाली बन गया था सिंध प्रांत में कि उसमें 6,000 घुड़सवार उसके पास थे और 7,000 पैदल सिपाही थे जो उनके अपने ही लोग थे, ठीक है। तो इस तरह से कबीले काफी शक्तिशाली भी हो जाते थे। असम के अहोम राजाओं के पास जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले पायक होते थे। उन्हें जमीन दी जाती थी और उसके बदले में वो सैनिक सेवा देते थे, तो उनको पायक कहा जाता था। ये आसाम में जो अहोम राजा थे उनके समय की बात है। और अहोम राजाओं ने एक और घोषणा कर रखी थी कि जंगली हाथी पकड़ने का उन्हीं का एक अधिकार है, अर्थात अन्य कोई जंगली हाथियों को नहीं पकड़ेगा, केवल अहोम शासक ही राज्य के लिए जंगली हाथी पकड़ेंगे, ऐसा उन्होंने अधिकार कर रखा था, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखा था। उत्तर पूर्व के कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ अनेक युद्ध किए और उन पर अपना कब्जा जमाया। उत्तर पूर्व में जो कोच राजा थे उनको तो कबीलों के सरदारों से बहुत बार युद्ध करने पड़े थे और उस युद्ध के बाद ही वो उन पर अपना नियंत्रण कर पाए थे। अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले वस्तु विनिमय की सूची भी है। अर्थात मैदानी कबीले के लोगों से वो क्या लेते थे, मैदानी लोगों से, और वो जंगल और जो पहाड़ी लोग थे जो कबीलों में रहते थे वो अपने क्या उत्पाद उनको देते थे और उनसे बदले में क्या लेते थे, इसकी सूची आईने अकबरी में दी गई है, अबुल फजल ने दी है। तो अर्थात इन लोगों का भी आपस में अदला बदली का जो है वो वस्तु विनिमय होता था इनमें भी। इस प्रकार ये पार्ट 8 का पार्ट 2 आज पूरा होता है, ठीक है। और अगला पार्ट 3 जो है हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।